नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा क्लास है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। और मेरे जो भी साथी क्लास में नए आते हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग वर्णमाला के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वर्णमाला से संबंधित जो भी प्रश्न हैं आज की इस क्लास में, आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न कह रहा है कि अल्प प्राण ध्वनियों के समूह कौन है। इनमें से अल्प प्राण ध्वनियों के समूह कौन सा है, ये आपको बताना है। ए है क ख ग और बी है च छ इयाँ, सी है ता था ना और डी है ट ठ ण। तो बताइए कौन सा समूह है अल्प प्राण ध्वनियों का इनमें से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, च छ इयाँ। च छ इयाँ जो है ये अल्प प्राण है। मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 25 और प्रत्येक वर्ग स्पर्श व्यंजन जो होता है वो के से लेकर पै वर्ग तक होता है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग होता है ये आपका अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण और महाप्राण में आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। ठीक है, सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं और जो आपका अंतःस्थ व्यंजन होता है या रा लावा ये भी आपका अल्प प्राण होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। कौन वर्ण औष्ठेय नहीं है। कौन वर्ण औष्ठेय नहीं है मतलब कौन सा वर्ण ऐसा है जो औष्ठेय व्यंजन नहीं है, जिसका उच्चारण करते समय ओठों का प्रयोग हो, ओठ स्पर्श करे। ए है मैं, बी है ब, सी है उ और डी है आ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ। आ जो है ये औष्ठेय व्यंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण करते समय औष्ठेय ओठ स्पर्श नहीं होता। आ जो होता है ये आपका आ जो है ये आपका विवृत स्वर है, जिसमें मुख जो होता है वो सबसे बड़ा खुलता है। तो ये आपका विवृत स्वर है, ना कि ये आपका औष्ठेय व्यंजन है या औष्ठेय वर्ण है। ठीक है, औष्ठेय वर्ण के बारे में एक सूत्र है, आपको याद होगा। औष्ठेय वर्ग के बारे में सूत्र है उपदमानी उपदमानी नाम औष्ठ है ना। सूत्र क्या है औष्ठेय वर्ण की पहचान करने का सूत्र है कि उपधमानी नाम औष्ठेय, ये सूत्र है। ठीक है, उ से हो गया आपका छोटा उ, बड़ा उ और पू से हो गया आपका पै वर्ग और उसके बाद में जो उपधमानी चिन्ह है वो। तो पै वर्ग में आपका आता है प फ, है ना, प फ ब भ म। तो देखिए मैं ब और उ ये सभी आपके औष्ठेय है, जबकि आ वाला जो है ऑप्शन डी ये आपका औष्ठेय नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल
श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? ए है आघोष, बी है साघोष, सी है अल्पप्राण, डी है महाप्राण। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आघोष। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को आघोष कहते हैं, है ना। उन वर्णों को क्या कहते हैं? आघोष कहते हैं। याद रहेगा आप सभी को, ठीक है। चलिए, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को आघोष कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन बताइए कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये बात बताइए आप लोग। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीवा जो होती है वो उच्चारण स्थान के इतने नज़दीक होती है कि उच्चरित होकर निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान और जीवा के बीच में घर्षण करती है, जिससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक घर्षण होता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो बताइए ऊष्म व्यंजन कौन से हैं इसमें से? ऑप्शन ए है से है, और बी है ता था दा धा, सी है टा ठा ड ढ, और डी है चा छा जा झा। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। से सह और है, ये चारों ही आपके क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ये आपके क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में, व्यंजन वर्ग आप जानते हैं 25 जो आपके स्पर्श व्यंजन है उससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। तो आपसे पूछा है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ए है पहला दूसरा वर्ण से, बी है दूसरा तीसरा वर्ण से, या सी है दूसरा चौथा वर्ण से, या डी है पहला चौथा वर्ण से। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जितने भी आपके स्पर्श व्यंजन है ना, जितने भी आपके स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, और ये आपके के से लेकर प वर्ग तक होता है, यानी 5 वर्ग में होता है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं उनके प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा आपका अल्पप्राण वर्ण होता है ना। पहला तीसरा पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण होता है और दूसरा चौथा आपका होता है महाप्राण। तो ऑप्शन सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा चौथा आपका महाप्राण ध्वनियाँ होता है। क्लियर है? आप तो नहीं बोलेंगे भाई 1 3 5 1 3 5 ये आपका अल्पप्राण, 2 4 आपका महाप्राण। आ गई बात समझ में? चलिए अब आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 6 में कि निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर कौन सा है ये आपको बताना है। ए है या, बी है पा, सी है र, और डी है ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये आपका जो है ये अर्ध स्वर है। देखिए अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख में हल्का उच्चारण करती है और उच्चारण स्थानों को हल्का सा स्पर्श करती है, उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन जो होता है वो आपका यारा लावय होता है, ठीक है। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं और इसमें विशेष रूप से अंतःस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, या, रा, ला और व। ये अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। इन अंतःस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है और इनमें विशेष रूप से या और व को अर्धस्वर कहा जाता है, विशेष रूप से। तो ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बात करें प्रश्न नंबर 7 की। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण बताइए कौन सा है। ए है या, बी है च, सी है त, और डी है उ। दंतव्य वर्ण बताइए, दंतव्य वर्ण कौन सा है इनमें से बताइए। दंतव्य वर्ण कौन सा है निम्नलिखित में से, दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो भैया मैंने आपको बताया था कि लिरुतुल सनाम दंत है, री तुल समान दंत है, यानी लिरी
तय वर्ग और ल और स ये आपके दंते हैं। तो देखिए आप इसमें से च उ ये ए वाला भी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो, डी भी नहीं हो सकता। तो सही जवाब हो जाएगा सी। तय तय वर्ग आपका जो है ये दंतय वर्ण है। तो तय आपका कौन सा है? दंतय वर्ण। ठीक है। लिरि तुला सनाम दंतय, सूत्र याद रखिए, लिरि तुला सनाम दंतय। लिरि तय वर्ग और ल और स ये आपके दंत वर्ण है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि या रा लावा व्यंजनों को कहते हैं। या रा लावा व्यंजन को क्या कहते हैं? ए है स्पर्श व्यंजन, बी है अंतस्थ व्यंजन, सी है उष्म व्यंजन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, मैंने आपको बताया था, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 25 और ये होते हैं कैसे? पय वर्ग तक। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग होता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थान को इतने नज़दीक होती है कि उच्चरित होकर निकलने वाली हवा जो होती है वो उच्चारण स्थान और जीवा के बीच में घर्षण करती हुई निकलती है, इसलिए इसको हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। सॉरी, ये तो उष्म व्यंजन की बात कर रहा था मैं। अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो उच्चारण जिनके उच्चारण में वायु जो होती है वो मुख में उच्चारण स्थान को बहुत हल्का सा स्पर्श करती है, उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 4 और ये होते हैं यारा लावा। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर आपका। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, यारा लावा को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? भैया क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए आप लोग। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ और गारंटी ले रहा हूँ, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ आप सभी को। इन्हीं में से आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, 200% गारंटी है मेरा। इन्हीं में से आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में वर्णमाला से प्रश्न फंसेगा आपका, मैं बता रहा हूँ, क्लियर एकदम गारंटी ले रहा हूँ मैं। तो बताइए इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ए है क, बी है च, सी है ट और डी है ये। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान प्रश्न पूछा मैंने। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए भाई? इतना आसान आप लोगों को तो आता ही होगा। सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, आप यहाँ पे डी कर लीजिएगा। यह आपका जो है यह स्पर्श व्यंजन नहीं है ना, क्योंकि ये जो है आपका ये आपका अंतःस्थ व्यंजन है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, ये आपका अंतःस्थ व्यंजन है, ना कि स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है? बताइए इनमें से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा आपका महाप्राण होता है। तो देखिए क, ख, ग, घ, तो ख तो हो नहीं सकता क्योंकि ख आपका दूसरा वर्ण है और ये आपका महाप्राण है। फिर आगे बढ़िए ता, था भी आपका दूसरा वर्ण है तो ये भी आपका महाप्राण हो गया। चलिए चा, छा, जा, झा, इया, तो देखिए चा आपका जो है पहला वर्ण है, ये हो सकता है। और फ, पा, फा ये भी आपका दूसरा वर्ग है तो ये महाप्राण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, च आपका अल्प प्राण व्यंजन है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बताइए। बताइए भैया भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई क्या है? ए है शब्द, बी है पद, सी है ध्वनि, डी है वाक्य। तो देखिए ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि की नहीं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, इसी को हम वर्ण भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि और ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। भाई ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, जो कि आपका उच्चरित रूप होता है। उच्चरित रूप भाषा की सबसे छोटी उच्चरित रूप आपका ध्वनि है और भाषा की सबसे छोटी लिखित आपका वर्ण है।
और यहाँ पे पूछा है कि भाषा की सार्थक लघुतम इकाई। सार्थक का मतलब होता है कि जिसका अर्थ जुड़ा हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई जो होगा वो आपका हो जाएगा ध्वनि। आ गई बात समझ में। एक काम कीजिएगा, आप लोग इसका ऑप्शन थोड़ा सही कर लीजिएगा। इसका जवाब जो है थोड़ा गलत हो चुका है, और ऑप्शन सी इसका गलत जवाब होगा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। भाषा की सबसे सार्थक लघुतम इकाई आपकी शब्द होती है जिसका अर्थ जुड़ा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो होगी आपकी ध्वनि। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी लघुतम लिखित इकाई क्या है, तो वो होगा आपका वर्ण। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। आप ए कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। 6 वर्ण किसके योग से बना है, बता दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। ए है कै धन शय, बी है कै धन छय, सी है कै धन च, और डी है कै धन शय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कै धन शय से मिलकर बना है आपका 6, ठीक है। 6 बना है। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 13 की। हिंदी शब्दकोश में अंग तथा अह को किस वर्ण के साथ आता है। हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है। ए है औ, बी है ए, सी है अह, डी है आ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए के साथ में आता है अंग और अह। अंग और अह जिसे आयोग वाह भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है, इसे अनुस्वार भी कहते हैं। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 14 की। निम्न में से महाप्राण वर्ग कौन सा है, बताइए। महाप्राण के बारे में मैंने आपको बताया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग आपका महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा आपका महाप्राण। तो देखिए, था ये आपका दूसरा है, क आपका पहला है, और 11 लावा ये आपका चौथा है, और चय आपका जो है पहला है। तो आपको बताना है महाप्राण कौन सा है। तो कै आपका पहला है, पहला वर्ण है। च भी आपका पहला वर्ण है। वह आपका जो है वह ये आपका अंतःस्थ व्यंजन है, तो ये स्पर्श व्यंजन हो नहीं सकता, ठीक है। और जितने भी अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ जो है आपका ये महाप्राण वर्ण है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक बता दीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक जिसमें मात्रा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो कारखाना में देखिए भैया आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अमिताभ में देख लीजिए भैया बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है और आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। कलरव एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कलरव आपका सही जवाब हो जाएगा। चहचहाना इसमें आपके मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलरव जो है ये अमात्रिक शब्द है। बात करें प्रश्न नंबर 16 की। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है आपको बताना है। व, ब, र और ल। मैंने आपको बताया था या, र, ल और व ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, यानी अंतःस्थ ध्वनि होती है। तो देख लीजिए, व आपका आ चुका है, र और ल आ चुका है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। बी अंतःस्थ वर्ण नहीं है या अंतःस्थ ध्वनि नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 17 की। भैया आप तो लाइक कर दो क्लास को। 17 प्रश्न बता चुका हूं मैं, और गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये प्रश्न आएंगे आपके। 17 प्रश्न बता चुका हूं, आप अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किए हैं। बहुत से कम बच्चे आप लोग जुड़ते हैं। लाइक शेयर करो, एक बार आपका फर्ज बनता है, तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए मित्रों, है ना। एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए शेयर कर दीजिए आप लोग। हाँ, तो प्रश्न नंबर 17 कहता है कि इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। ऊष्म वर्ण बताना है आपको। ऊष्म वर्ण यानी ऊष्म व्यंजन के बारे में पूछा है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, और कौन कौन से होते हैं। स और है, ये चारों ही आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो त, फ, र, श। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए,
डी इज राइट आंसर। डी आपका ऊष्म वर्ण हो गया। बात करें प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि री वर्णमाला में स्थान दिया गया है। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ए स्वर में, बी व्यंजन में, सी द्विगुण व्यंजन में, डी संयुक्त व्यंजन में। बताइए री को वर्णमाला में कहाँ स्थान दिया गया है। तो बहुत आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर में। री को वर्णमाला में स्वर के अंतर्गत स्थान दिया गया है, तो ए आपका राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी कह रहा कि निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि बताना है आपको कि इनमें से कौन सा नहीं है। बताइए आप लोग सही सही जवाब दीजिए। इसका मूर्धन्य वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है। ए है ट, बी है ठ, डी है ढ और सी है ढ और डी है ढ, अढ़, है ना, अढ़। तो बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। जल्दी बताइए साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अढ़। अढ़ जो है ये आपका मूर्धन्य वर्ण नहीं है। क्या है ये आपका आगत ध्वनि है। आपको याद होगा ये आपका आगत ध्वनि है। ठीक है, याद आया, ये आपका क्या है, आगत ध्वनि है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न। बताइए द ध्वनि का उच्चारण स्थान दिया गया है। और आपको याद होगा इससे पहले की क्लास में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। आप में से किसी भी साथी ने उस प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया था। इसका मतलब आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते और आपको कुछ आता ही नहीं है। किसी भी साथी ने इससे पहले वाली क्लास में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका एक साथी ने जवाब नहीं दिया था। क्या आपको इतना सा भी नहीं आता है? अरे आप इतने भी कमजोर हैं क्या? इतने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से नहीं, आप किसी भी चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जब आप हमारी चैनल के माध्यम से हमारी क्लास देखते हैं तो आपको वो प्रश्नों का जवाब देने में क्या जाता है? आपको प्रश्नों का जवाब ही नहीं पता। इसका मतलब तो आप पढ़ते क्या हैं? ऐसे सिलेक्शन लोगे क्या? ऐसे टीचर बनोगे क्या आप? तो किसी भी साथी ने उस प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया था। मैं फिर भी विश्वास करता हूं, मैं आशा रखता हूं कि कोई ना कोई साथी उस प्रश्न का जवाब जरूर देगा। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की आखिरी प्रश्न का। और आज की इस क्लास का जो आखिरी प्रश्न है वो कह रहा है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान दिया गया है। द जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान दिया गया है। ए है तालव्य, बी है दंतव्य, सी है कंठव्य और डी है ओष्ठव्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं आपको एक मौका और देता हूं। आपको मैं एक और मौका देता हूं, ठीक है। क्लास को आप लोग पूरा देखते ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा। क्लास को पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा कि क्लास के लास्ट में आपसे क्या अपेक्षाएं रखा जाता है, आपसे क्या विश्वास रखा जा सकता है। तो क्लास को पूरा देखिए। हर क्लास के लास्ट में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, आपको कुछ गृह कार्य दिया जाएगा, आपसे कुछ अपेक्षाएं रखी जाती है। तो क्लास को आप पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क में देता हूं। एक बार मैं फिर से आप सभी पे विश्वास रख के, मेरे को आशा है, मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क में देता हूं और आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया है। ठीक है, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से बिल्कुल शानदार तरीके से आप पढ़ेंगे और उनका बार बार रिवीजन करेंगे। इन्हीं में से प्रश्न आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अरे भैया ये सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं मैंने। अभी तक जितने भी आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं, गारंटी देके दे रहा हूं मैं, आप पेपर मिला लीजिएगा, इन्हीं में से प्रश्न आए हैं, बाकी कहीं से नहीं आया है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं और आप लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।